हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आज के सेशन में रेशो एंड प्रोपोर्शन क्लास नंबर 2। क्या हालचाल, सब लोग एकदम बढ़िया? हम्म। ओके, चलिए सभी का स्वागत। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो क्लास होगी उसके बाद फिर आपकी 3 से 4 दिनों की छुट्टी दीपावली के उपलक्ष्य में, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए सब लोग बढ़िया हो, जय हिंद। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस आप सभी को, और दीपावली के एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। हम्म। कोई भी एक क्लास देख लो भाई, अगर दो चल रही हैं तो एक बाद में देख लेना। चलो सब लोग बढ़िया। आज आपको सभी लोगों के कमेंट्स भी दिखाई दे रहे होंगे ना। चलो, थैंक यू थैंक यू। ओके, ठीक है। हाँ जी, कल मैंने आपको बेसिक कई सारी चीजें बताई थी और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ भी ली होगी और समझ भी ली होगी, है ना। और कल की क्लास का आपने रिवीजन किया होगा। जो लोग कल की क्लास में नहीं थे, यानी कल ही हमने इस चैप्टर को शुरू किया है, कल क्लास नंबर 1 हुई थी। अगर आप कल की क्लास में नहीं थे तो ये प्लस एक दो सवाल जो अभी मैं बताऊंगा ये समझ नहीं आएंगे, लेकिन उसके आगे की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। तो कोशिश करिए रेगुलर रहने की। कोशिश करिएगा कि क्लास नंबर 1 आप देख लें। कोशिश करिए अभी जो छुट्टियां मिल रही हैं उसमें आप पुरानी चीजों को अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। चलो, तो कल मैंने आपको मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और इस प्रकार के कंसेप्ट बताए थे। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो आइए मिलकर इस क्वेश्चन को हम और आप सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपसे यहां बोला है 14.4 और 3.6 का मध्यानुपाती। देखो 14.4 है और 3.6 है, और इसका मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन बताना है, यानी आपको बी बताना है। तो इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, और आपको यहां पे बी पूछा गया है। दूसरी तरफ 5 और 4 का तृतीय अनुपाती, 5 और 4 का तृतीय अनुपाती आपको बताना है। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, और थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। और कल मैंने आपको सब समझाया था कि मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन कैसे बनता है, क्या बनता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहां पे हम क्या रूल का यूज करते हैं कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, है ना। यहां भी वही आ जाएगा, लेकिन यहां पे सी निकालना है। तो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर अपॉन में ए, बी का वर्ग बटे में ए। तो समझना, बी का वर्ग तो ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा, और यहां पे ए की वैल्यू हो जाएगी 14.4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3.6। और आगे हल करोगे तो ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 36, और नीचे आ जाएगा आपका 100, पूरे पे ऊपर लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट, जो अपने आप में किसके बराबर होगा, बी के। यहां आ जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और ए कितना हो जाएगा आपका 5। दोनों बातें समझ में आ रही है। अभी एक सवाल और लेंगे जो इससे भी ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। चलो, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 144 12 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, और 100 आपके 10 का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया आपका। अब इधर भी आपको पता चल गया कि बी की वैल्यू क्या है, यहां पे आपको पता चल गया सी की वैल्यू क्या है, और आपसे यहां पे क्या पूछा गया है, आपसे दोनों का रेशो पूछा है। तो मैं चाहूंगा दोनों चीजों को आप तो रख दो। देखो यहां क्या है, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, और यहां पर क्या है, यहां पे 16 डिवाइडेड बाय 5। तो कुछ हम काटा पीटी कर लेते हैं। 5 से कैंसिल होगा ये 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 बार, और अगर आगे जाओगे तो ये बनेगा आपका 36 और 16, और ये दोनों 4 से और डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। आंसर आएगा आपका 9:4, 9:4, 9:4। अब बताइए, क्लियर है बात? हाँ,
ये सवाल उसको समझ में नहीं आएगा जो कल की क्लास में नहीं था। कल मैंने इनके सबके बेसिक बताए थे, कल ये चैप्टर शुरू करा था। माय कोर्सेज में जाइए, अपने कोर्स के अंदर जाइए, कल की क्लास आप देखिए, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। क्योंकि इसका बेसिक अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, काफी टाइम वेस्ट होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का, इसको ध्यान से देखिए। ओके, यदि 2145 x 300342 है तो y का मान क्या होगा। बहुत सुंदर सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार आप और देख लें फिर मैं बताता हूं। मयंक अभी रिकॉर्डेड होगा, लाइव नहीं मिलेगा, बाकी डेडिकेटेड बैच ऑलरेडी उपलब्ध है। बैंकिंग के लिए अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम यहां पे। हमसे कहा गया है 2145 रेशो x प्रोपोर्शन 3003 और रेशो में 42। एक ये हो गया। आप पहले x की वैल्यू पता लगाई। देखो अगर इसको आपने इसके ओरिजिनल तरीके से करा आपका बहुत टाइम खराब होगा। यहां पे आपको यूज करना है यूनिट डिजिट, लॉजिक यूज करना है। देखो आपको मैंने कल बताया था कि इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना। तो हम कहेंगे 2145 इंटू 42 बराबर है x और 3003 के। क्या बात समझ में आई। अब सोचिए जब यहां पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे एंड में 0 आएगा, तो यहां पे x का लास्ट डिजिट और 3 का मल्टीप्लाई होने पर भी 0 आना चाहिए। बोथ साइड LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, दोनों पक्ष आपके बराबर होने चाहिए। कंसेप्ट समझना, पूरा तरीका समझना, मजा आएगा। तो अगर यहां पे आपके पास लास्ट में 0 आ रहा है तो यहां पे भी 0 आना चाहिए। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर भी लास्ट में 0 आना चाहिए। और लास्ट में 0 तभी संभव है जब x एक ऐसा नंबर हो जिससे उसके आखिरी में 0 आए। मुझे नहीं पता x कौन सा नंबर है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जब यहां 0 होगा और जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी आंसर के लास्ट में 0 आएगा। मतलब मुझे पता चल गया कि x का जो भी आंसर हो लेकिन लास्ट संख्या 0 आएगी ही आएगी, तभी हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इसको देखो। x 2508 और प्रपोर्शन में y और 11704। फिर आपको पता है कि इनका और इनका मल्टीप्लाई होता है। तो x कैसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 है और उसका गुणा किससे करेंगे, 11704 से। दूसरी तरफ 2508 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, y से। जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो इधर 0 अगर लास्ट में आ रहा है तो मुझे इधर भी क्या लाना है, 0। अब 8 का मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ करें कि 0 आ जाए। तो 8 का मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो या किसी नंबर के लास्ट में 0 हो तो आप 8 का मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट 0 ला सकते हो, है ना। लास्ट में या तो 5 आए या लास्ट में 0 आ जाए चलेगा। किसी भी ऑप्शन के आखिरी में 5 नहीं है लेकिन 0 है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि y का मान क्या आएगा, 140। यही इसका सबसे आसान तरीका है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक से हम संख्या को पता लगा सकते हैं। बताओ मजा आया। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, क्लास नंबर 1 देखिए आप, फिर सेकंड देखिएगा, है ना।
आपने यहां अनुमान लगाया कि x का जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, है ना। इसी को जब आपने यहां रखा कि भैया x जीरो है, 4 का मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट जीरो है, तो 8 का मल्टीप्लाई किससे करें कि आखिरी में जीरो आ जाए? तो 8 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो जिसके लास्ट में 5 आए, या 8 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करो जिसके आखिरी में जीरो आए, तभी जीरो आ सकता है। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 नहीं है लेकिन जीरो है, तो बस यही आपका आंसर है। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर जो अपनी ओरिजिनल मेथड है आप उससे करिए, आधा एक घंटा लगेगा लेकिन आराम से आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी दो ऑप्शन में 0 या 5 नहीं आएंगे एक साथ, एक ही देंगे। ये रियल आया हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया है, ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का, जो मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। ऐसे ही ऑप्शन परीक्षा में आए थे। एग्जामिनर को पता है कि अगर कोई दिमाग लगाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर वो 10 सेकंड में दे देगा, और अगर कोई मेहनत करेगा तो 15-20 मिनट आधा घंटा खराब कर देगा। तो उसने जो क्वेश्चन बनाया है वो बनाया है लॉजिक्स के लिए, कि आप कोई लॉजिक लगा के आंसर दो, है ना। कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन बेहद कठिन है, अगर कोई क्वेश्चन बेहद कैलकुलेटिव है, मतलब उसका कोई शॉर्टकट होगा, ये एकदम तय बात है। अगर 5 भी होता, पहली बात तो होगा ही नहीं, आप खूब ढूंढ लेना कहीं भी, लेकिन अगर हो गया तो फिर हल करना पड़ेगा पूरा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं। एक और मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कल के कंसेप्ट पर बेस्ड, इसके बाद फिर नया टाइप चालू होगा, तो इसको और एक बार जरा सब लोग पढ़ लो। जितने भी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। एक बार अगर क्लास में हमने पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर हम बातचीत नहीं करते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी। हम्म देखो, यदि 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या हो जाएगा अब तक रट जाना चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, या बी बराबर होता है ए इंटू सी के ऊपर स्क्वायर, है ना। मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी एक ए है एक सी है, तो हम क्या करेंगे, 12.8 मल्टीप्लाई 64.8 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन होगा, ये आपका मध्यानुपाती होगा। बोलिए हाँ या ना, है ना। बी थोड़ा बाजू में चला गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका बी होगा। क्लियर। दूसरी तरफ अगर हम चले तो यहां पे बोल रहे हैं y और इसका तृतीय अनुपाती निकालिए। तृतीय अनुपाती क्या होता है कि b का स्क्वायर अपॉन a, तो जो पहले आया वो a होता है, तो आपको अगर यहां पे c निकालना है तो b का स्क्वायर, ये b माना जाएगा 57.6 इंटू 57.6 डिवाइडेड बाय a, और a क्या है 38.4, 0.4 यहां है, तो ये ऐसे हो जाएगा। दोनों बातें समझ में आई। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इनका आखिरी में हमें क्या करना है, रेशो बनाना है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन हो जाएगा जल्दी, समझिएगा आप। देखो, आप यहां पे क्या कर सकते हो, वापस से इसको ऐसे लिख लो कि 128 648 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में, है ना। अच्छा, इसको एक काम करें, अगर इसको देखा जाए 128 को, तो ये 64 का डबल है, बोलो हाँ या ना, है ना। 64 6 और 4 का डबल है, और ये जो है अगर इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये 81 का 8 टाइम्स है। 128 को मैंने तोड़ दिया 64 के डबल में, और 648 को तोड़ दिया 81 के 8 टाइम्स में, और नीचे हमारे पास 100 चल रहा है, और ये पूरा चल रहा है बी। अब क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि ये हो गया 8 का वर्ग, ये हो गया 9 का वर्ग, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, 4 का वर्ग बटे में 10, ये आ गया। ठीक है, वर्गमूल अब आपका हट गया, इधर बी है, और शॉर्ट कर लो,
8 इंटू 9 72, 72 का 4 गुना 288/10 इज इक्वल टू बी। ये अपने को एक पक्ष प्राप्त हो गया। अब उधर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखना 576 डिवाइडेड बाय 384, नीचे एक डेसिमल है तो ऊपर एक जीरो, ऊपर 2 डेसिमल है तो नीचे 2 जीरो। डेसिमल वाला चैप्टर आपको जस्ट 2 दिन पहले सिखाया था, है ना। फिर भी मैं एक एक बारीक बारीक बच्चों जैसे आपको पूरी चीजें समझा रहा हूं। हालांकि बहुत कम समय में इन चीजों को किया जा सकता है, समय बचाया जा सकता है, लेकिन आप अभी नए हो, अभी सीख रहे हो, तो मैं हर चीज लिख लिख के बता रहा हूं। लेकिन आपको इतना डिटेल में एक एक स्टेप नहीं लिखना है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे सबको लेकर चलना है, सबको समझाना है। लेकिन आप जितना उड़ा सकते हो डायरेक्ट उड़ाया करो। अगर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि 192 का डबल होता है 384, और सर 192 का ट्रिपल होता है 576। ये दोनों टेबल में आते हैं। तो 192 का डबल, 192 का ट्रिपल, 0 से 0 गया, है ना। और क्या कर सकते हो, और 2 से इसको उड़ा दो, 2 का दुगना 4, 8 बार और 8 बार, तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू 288 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू सी। अब आपको इन दोनों का रेशो बताना है, जो कि बहुत इजी है, समझना बात। ये क्या है, 288 डिवाइडेड बाई 10, और ये क्या है, 3 इंटू 288 डिवाइडेड बाई 10। बोलो हाँ या ना। इतना सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है। अब आप देखेंगे, अच्छा एक चीज और है, इन्होंने यहां पे 2x और y लिखा है, यानी ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में x है, ये अपने आप में क्या है, y है। इससे ये गया, इससे ये गया, इधर बचा 1, इधर बचा 3, लेकिन इन्होंने कहा है 2x, तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 2, उधर जाएगा 3, तो आंसर आएगा 2:3। इसलिए 2:3 इसका करेक्ट आंसर है। 2 का मल्टीप्लाई और आपको करना पड़ेगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, ठीक है। हमने क्या करा, 128 होता है 64 का दुगना, 648 होता है 81 का 8 टाइम्स, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 2 जा 16 का स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। आया समझ में? अब ये सवाल जानबूझ के कैलकुलेटिव बनाया है, आप कुछ भी कर लोगे, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो कुछ सवाल कैलकुलेशन वाले दिए ही जाते हैं, जहां पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई बचने का ऑप्शन नहीं है। सीजीएल में इतने बड़े सवाल आते हैं, अरे इससे भी बड़े आते हैं, ये भी सीजीएल का है और इससे भी बड़े सवाल आएंगे, है ना। आज तुम लोग के कमेंट्स खोल के गलती कर दी। समझ में आ गया? 288 से 288 गया, 10 से 10 गया, और क्योंकि 2x चाहिए था तो 2 का मल्टीप्लाई, और ये 3 एज इट इज है। आंसर इज 2:3। हाँ, कोई बोल रहा है सर 324 का दुगना भी तो कर सकते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। आपको कैसे भी करके वर्गमूल लाना है, स्क्वायर रूट है उनको स्क्वायर से बाहर फेंकना है, बस। देखो, जिनको ये डाउट है ना कि हमारे पेपर में ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसका लास्ट जो एग्जाम है, आप एक प्रीवियस पेपर देखिए।
आपके इतने दिमाग के तार क्लियर खुल जाएंगे, आपको इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप अपनी जगह पे आ जाओगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी हम क्या हैं और हमें किस लेवल का बनना है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज तक पेपर को देखा ही नहीं कि पेपर में क्या आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और सिंपल कूद पड़े हो मैदान में, गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपको लास्ट पेपर जरूर देखना चाहिए। लास्ट एग्जाम में क्या क्या आया था वो देखो, बने नहीं बने फर्क नहीं पड़ता, देखो, पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आती हैं, कैसा पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसा लेवल आता है, ये देखना बहुत जरूरी है। तब आप ये चीजें पूछना बंद कर दोगे कि सर हमारे पेपर में इतना कठिन आएगा क्या, ऐसा आता है क्या, ये आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस पेपर जरूर देखिए, आपका जो भी टारगेट है। चलो, आपसे बोल रहे हैं a/4 की वैल्यू b/5 के बराबर है। कभी भी ध्यान रखिएगा, यहां पे आप इसको इनको तो नहीं, आप इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। a के अपॉन में b ले आओ तो इधर 4 के अपॉन में 5 हो जाएगा। तो a और b का रेशो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4:5, 4:5। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई दम नहीं था, दम तो आगे आएगा। इसको देखिए, है ना भाई, तुमने अपने दुश्मन को ही नहीं देखा और बोल रहे हो कि मैं उसको हरा दूंगा। अच्छा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन अपने दुश्मन को देखो तो कि दुश्मन कैसा है ना, तब तो तुम ये जान पाओगे कि इसको कैसे हराना है। देखिए, यहां बोल रहे हैं ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। तो बताइए ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। समझ में आ रही है बात। मैं आपको यहां दो चीजें बताऊंगा, पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर इसका शॉर्टकट भी समझेंगे। दोनों बातें समझूंगा मैं। फुल स्क्रीन करिए और ध्यान से मेरी बात समझिए, ठीक है। देखो, कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपको कभी ऐसी इक्वल की स्थिति आए तो आप इसको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मानते हो। के लिखा जाता है, आप ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, जो मर्जी आए वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि आखिरी में वो कट जाता है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू के, यानी ये सब किसी एक वैल्यू के बराबर है ना। तो हम अलग अलग कर सकते हैं कि भैया इसका मतलब हुआ कि 2a भी के बराबर है, 3b को भी के बराबर लिख सकते हैं, 4c को भी के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है बात। अब ये बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी, k/2, b की वैल्यू क्या होगी, k/3, c की वैल्यू क्या होगी, k/4। यस और नो। k यही है, 2 नीचे गया, k यही है, 3 नीचे, k यही है, 4 नीचे। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई, k/2, b की वैल्यू क्या हो गई, k/3, c की वैल्यू क्या हो गई, k/4। ओके। अब यहां पे जब भी फ्रैक्शन की स्थिति बने, भिन्न की स्थिति बने, तो आप हमेशा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे, तो एलसीएम यहां पे ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, तो वो हो सकता है 12। क्या हो सकता है, 12, 12। अच्छा, 2 से डिवाइड कर, अच्छा के तो तीनों में कॉमन है, तो इसके तो जाने का समय आ गया। 2 से डिवाइड करा 6, 3 से डिवाइड करा 4, 4 से डिवाइड करा 3। तो इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हो गया, 643। 643 बी आपका आंसर है। बताओ, अगर गलती से 12 की जगह कोई और नंबर ले लो, मान लो 24 ले लिया, 36 ले लिया, आपको तो ऐसा नंबर लेना है जिससे सब नंबर्स को कैंसिल किया जा सके। नंबर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये इसका बेसिक मेथड है ना, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन कभी इससे करना नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्टकट मेथड। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझना। और ये कब लगाओगे, जब भी आपसे कहेंगे के वाली बात, है ना, कि कांस्टेंट वैल्यू के की स्थिति बन रही है। तो आपसे कहा 2a, 3b,
और 4c, ऐसा बोला ना। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसको उल्टा कर देना है, पलट देना है। जैसे a के साथ 2 है तो पहले लिख लो abc, यहां 2 है ना तो इसको 1/2 कर दो, यहां 3 है ना तो 1/3 कर दो, यहां 4 है ना तो 1/4 कर दो। आया समझ में? अब एलसीएम ले लो। हमेशा उल्टा करना है। मान लो उल्टा होता 1/2 होता तो पलट के 2 कर देते, जो है उसको उल्टा करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ के, है ना। अच्छा, यहां किससे मल्टीप्लाई कर दें सबको? 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। आंसर इज दिस। तो इसको लगाना है, इसको नहीं लगाना है। ये तो आपको मैंने समझाया कि ऐसा क्यों होता है। आई बात समझ में? ओके, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। आ जाओ, अगला देखो, देखो करने की कोशिश करो। हाँ, देख लिया। आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे? 2 a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 8c। इक्वल वाला केस दिखा, यानी सारी चीजें बराबर हैं, है ना। तो आप a के साथ कुछ नहीं है तो इसको 1/1 लिख दो, b के साथ 2 है तो 1/2 लिख दो, c के साथ 8 है तो 1/8 लिख दो। और अब देखो 2 और 8 है, एलसीएम 8 ले लेते हैं तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से डिवाइड करा 4, ये तो आपका 8 ही रहेगा। यहां 2 से डिवाइड करोगे 4 और यहां पे क्या बन जाएगा 1। ये आपका एबीसी का रेशो आ गया, है ना। अब इन्होंने एक चीज और कही है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13 है। एबीसी का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। और यहां पर भी देखो 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है? 13। तो अगर 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 1 आनी है। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि a रियल में 8 है, b रियल में 4 है और c रियल में 1 है। रियल वैल्यू भी इनकी यही है, तभी तो 8 प्लस 4 प्लस 1 को सेटिस्फाई वो कर रहा है, यानी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, a का स्क्वायर यानी 64, फिर b का स्क्वायर यानी 16, फिर c का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू c यानी क्या हो जाएगा? 1। और ये पूरा किस में हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। ये बन गया आपका 81 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये बन गया 9/2। 9/2 इज द आंसर। 9/2 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला। बताओ, समझ में आया? क्लियर है? और पूरे मैथ्स में हमारा तरीका यही रहेगा, किसी भी चीज को पहले बेसिक समझो, क्यों ऐसा करना है, क्या रीजन होता है, फिर उसका शॉर्टकट सीखो और आगे उसको यूज करो, है ना। तो धीरे धीरे
जब हम 2-3 चैप्टर्स पढ़ लेंगे, अभी शुरुआत में आपको में से कई लोगों को अरिथमेटिक में दिक्कत आएगी, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। परसेंटेज और रेशो पढ़ने तक किसी प्रकार की चिंता मत करो, बिंदास पढ़ो, रिवीजन करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाओ। जब रेशो और परसेंटेज खत्म हो जाएंगे तो उसके आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें बहुत मजा आएगा आपको। चलिए इसको करेंगे, इसी पर बेस्ड है ये वाला भी। देखो ए का 30%, ए का 30% यानी 30% को मैं लिख सकता हूं 30/100। बी का 0.75, 0.75 को मैं लिख सकता हूं 75/100। और सी का 1/4 को लिख सकते हैं सेम, है ना। तो ये देखो, अब देखो इक्वल है, इक्वल है यानी ये सब अपने आप में बराबर है, कांस्टेंट वैल्यू के। तो ये तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, अपने दिमाग में चल रहा है। आपको पता है पलटना है, उल्टा करना है। तो 0 से 0 गया तो 3/10 का उल्टा क्या होगा, 10/3। यहां पे बी है तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3। और सी क्या हो जाएगा, 4/1। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 4 और ये बनेगा आपका 12। ये और शॉर्ट हो सकते हैं, तीनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करा 5, 2 से डिवाइड करा 2 और 2 से डिवाइड करा 6, तो मुझे रेशो मिल गया, है ना। अब शायद यही पूछा है बस आपसे, 5 to 6, 5 to 6 ए आंसर है, बात खत्म। बताओ सब कुछ ओके। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखिए। ₹1180 हमें एबीसी में डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट ए के हिस्से का दुगना, बी का 5 गुना, सी का 7 गुना बराबर हो। देखो क्या बोल रहे हैं, ए का दुगना ट्वाइस ऑफ ए, बी का 5 गुना 5 टाइम्स ऑफ बी, और सी का 7 गुना 7 टाइम्स ऑफ सी। ये सारे क्या होने चाहिए, बराबर। जहां बराबर की स्थिति बनी, जो अभी हमने सीखा, ए क्या होगा 1/2, बी क्या होगा 1/5, सी क्या होगा 1/7। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहां पे लेना पड़ेगा 70, 70 से सब कैंसिल हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करा 35, 5 से डिवाइड करा 14, 7 से डिवाइड करा 10। ये रेशो आ गया एबीसी का। इस रेशो में पैसा हमें बांटना है ना। तो हमारे पास कितना पैसा है जी, हमारे पास है 1180। आ जाओ बांट दो। तो 5 और 4 9, 3 4 5, इनका टोटल आ रहा है 59। इनका सम क्या है 59। 59 से डिवाइड किया, 59 का डबल 118, 118 होता है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो आपसे बोला है ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा यानी 35। तो ए का हिस्सा बताना है, ए के पास है 35 और एक की वैल्यू 20, यानी ए वाले भाई साहब को 700 रुपए दिए जाने चाहिए। आपका आंसर आएगा डी, 700। अब देखो कितनी जल्दी हो गया। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए अब जरा। ए बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है और सी की वैल्यू आपको पता लगानी है, बहुत आसान है ये। देखो ए बी एंड सी का रेशो कितना है, 2 3 एंड 4। और आपसे बोला है ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ सी, सब किसके बराबर हैं, 33 के। क्लियर है बात। कभी भी देखो, आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, 70 कहां से आया, 70 एलसीएम है।
एलसीएम ऑफ 257, 2, 5 और 7 का एलसीएम, यानी ऐसा नंबर जिससे तीनों नंबर्स कैंसिल हो जाएं, तो ये 70 था। ठीक है। नहीं अमर, केवल पॉजिटिव ही आएगा 17 का। समझना एक बात मेरी, क्या होता है, जैसे कोई रेशो दिया हुआ है कि ए और बी का रेशो है 5:6, आप इसको 5x और 6x भी लिख सकते हो। किसी भी रेशो को आप x के फॉर्मेट में लिख सकते हो। क्यों लिखते हैं? एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि मान लो a और b, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि a 50 है, b 60 है। आपने दोनों को 10 से डिवाइड करा, तो ये क्या बन गया, या आप इसको ऐसे लिख लो कि 5 × 10 और 6 × 10। तो आपने जब दोनों को 10 से डिवाइड किया तो ये बन गया आपका 5 और ये बन गया 6, है ना। तो रियल में तो ये 50 था और रियल में ये 60 था, लेकिन ये 5 और 6 बन गया, है ना। अब आपको अभी तो पता है कि यहां पे 10 था जो हमने हटाया। तो एक्चुअल में कोई एक नंबर ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है और आप उसको हटा देते हो, है ना। अब यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 10 होगी। 10 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 50, 10 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 60। लेकिन ये तो हमें पता है। अगर नहीं पता है तो हम बोलेंगे कि भैया x कोई ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो दोनों के साथ था। तो आप हर रेशो के साथ x लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पे आप मान लो चाहो तो लगा लो, इसको आप 2x ले लो, एक को 3x ले लो, एक को 4x ले लो। देखो a का तो ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 2x का डबल करोगे 4x, 3 गुना करोगे 3 और 3 हो जाएगा 9x, इसका 4 और 4 करोगे तो 16x, और ये सब किसके बराबर है, 33 के। 16 4 20 में से 9 गया, 11x इज इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब अगर आप x नहीं रखते तो 1 की वैल्यू 3 आती, 1 बराबर 3। तो आपसे क्या बोला है, c की वैल्यू बताओ। c आपके पास क्या है, 4x है, 4 × 3, आंसर कितना आ जाएगा, 12। आया समझ में? अगर आप यहां पे ऐसी रख देते 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो यहां पे बचता कुछ नहीं, यानी 1 की वैल्यू 3। तो 1 बोल दो या x की वैल्यू बोल दो, बात एक ही होती है ना। अगर x की वैल्यू 3 है, 3 4 जा 12, 1 की वैल्यू 3 है, 3 4 जा 12, आंसर आपका दोनों केस में 12 ही आता। हम्म। सर 11 कैसे आया? हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। 16 और 4 20, 20 में से 9 गया तो कितना आएगा, 11। हम्म। अब देखिए यहां पर एक है ए, एक है बी, इनका रेशो क्या है, 1/2 और 4/3। फिर आपके पास है बी और सी, इनका रेशो क्या है, 2/3 और 1/4। सुनना बात बहुत प्यार से, कभी भी रेशो अगर इस तरीके का है तो आप हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस, हमेशा आप तीर्यक गुणा करके इसको एक सही रेशो बना लोगे। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 3 × 1, 4 × 2, ये ए और बी बन गए। 4 × 2 और 3 × 1, ये बी और सी बन गए। और आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है ए बी सी। कल जब मैं आपको इसका बेसिक बता रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि हमेशा कोई एक सज्जन दोनों तरफ कॉमन होते हैं। यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, बी, और बी दोनों में क्या बना हुआ है, 8। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बी की वैल्यू 8 हो तो ए कितना होगा, 3। और अगर बी की वैल्यू 8 है तो सी कितना होगा, 3। तो आंसर आएगा 383। 383 इज द आंसर। बोलिए, ठीक है बात? ओके। 3 8 8 3,
383, क्योंकि बी दोनों में कॉमन था। कॉमन क्यों लेते हैं उसके लिए कल की क्लास देखिए आप। हाँ, चलिए अब थोड़ा सा दमदार सवाल है। ए बी सी दिया है, सी और ए का आपको डिफरेंस बताना है। ओके, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे। ये 3 है तो आप इसको 3x बोल दो, इसको 7x बोल दो और इसको 8x बोल दो। ओके, यहां पे a और b है तो a और b की वैल्यू 3x, b और c की वैल्यू 7x, c और a की वैल्यू 8x। और अगर मुझे a प्लस बी प्लस c दिया है तो एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। देखो a प्लस बी, फिर b प्लस सी, फिर c प्लस a, और ये किसके बराबर है 3x प्लस 7x प्लस 8x। तो 8 7 15 3, डायरेक्ट लिख दूं 18x। भाई मैं इन तीनों को प्लस कर रहा हूं तो ये तीनों भी जुड़ेंगे, तो ये तीनों 18x के बराबर होंगे। a कितनी बार है 2 बार, b कितनी बार, c कितनी बार, सब 2 बार है। तो अगर 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 9x है। हां या ना? ठीक है। अब आपको इन्होंने बोला कि एबीसी की जगह आप 108 रख सकते हो, एबीसी की जगह 108 रख सकते हो। तो अब बताना कि अगर ये 9 से कैंसिल हो गया तो आपको यहां पे x की वैल्यू 12 मिलेगी क्या? 9 से कैंसिल करोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू 12 आ गई, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की जगह ये 2 से कैंसिल हुआ और a प्लस बी प्लस सी की जगह 108, 9 से कैंसिल हुआ, x की वैल्यू 12। ठीक है, समझ गए। अब आप इस चीज पे फोकस करिए कि आपसे पूछा क्या है। आपसे बोला है सी और ए का अंतर। अब अगर ये तो x की वैल्यू है, अगर आपने 12 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो आपको a प्लस बी मिलेगा। a अलग से तो मिलेगा नहीं, b अलग से नहीं मिलेगा, c अलग से नहीं मिलेगा। तो अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे भी करके c में से a को घटाना है, यानी c माइनस a की स्थिति को क्रिएट करना है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, b प्लस सी में से अगर a प्लस बी घटाया जाए तो बोलो क्या बचेगा? अगर b प्लस सी में से a प्लस बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखना, b प्लस सी कितना है, ये तो सेम है, ये माइनस a और माइनस b है, इनको आप कैंसिल करो तो आपका b से b कैंसिल हो गया, तो अंत में क्या बचेगा? आपके पास अंत में बचेगा c माइनस ए, है ना। तो अगर b प्लस सी यानी 7x में से a प्लस बी 3x माइनस कर दें तो c माइनस ए बचेगा। अब भी करके बताया, तो 7 में से 3 गया 4x, और ये जो 4x है यही c और a का अंतर होगा। अगर x की वैल्यू 12 है, 12 का 4 गुना करिए, 48 इज द आंसर। ये थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, घबराना मत। पहली बार पढ़ो तो घबराया मत करो, और अगर घबराना है तो फिर पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी आपको, है ना। घबराने से कभी कुछ हासिल नहीं होगा, केवल आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, थोड़ा शरीर में खून कम हो जाएगा। आखिरी में आगे चल के सारी चीजें सीखने के बाद सब कुछ अच्छा होना ही है। ठीक है, तो अगर मैदान में कूदे हो, नए नए हो, अभी पढ़ाई शुरू करी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। घबराना कब चाहिए इंसान को? जब 1-2 साल से पढ़ रहा है और फिर भी कुछ नहीं बन रहा है, तो घबराहट वाजिब है और होना ही चाहिए। लेकिन 4 दिन तुम्हें उगे हुए नहीं हुए, और अगर तुम क्वेश्चन को देख के डरोगे, घबराओगे, तो तुम नहीं लड़ पाओगे। दुश्मन तुम्हारा एक तलवार में जो है धड़ से अलग कर देगा। इसलिए घबराना हल नहीं है, सीखना हल है। पहले क्लास में सीखो, एक बार मैं खुद से और बताऊंगा आपको। हर प्रश्न ऐसे नहीं होते, 10 में से 2 सवाल ऐसे होंगे जिनमें दिक्कत होगी,
बाकी 8 तो बनेंगे। तो उन 2 सवालों को बाद में और टाइम दो, अलग से प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, वो भी बन जाएगा। तरीका यही होता है सीखने का, यही तरीका होता है पढ़ने का। घबराने से कुछ भी नहीं होगा, और अगर घबराना ही है तो मैं बता रहा हूं छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं कोई कर सकता, है ना। तो घबराना नहीं है, आपको एक ही चीज सोचनी है, सामना करना है, फेस करना है, ना कि भागना है, डरना है। हां, C माइनस ए कहां से आया, आपने प्रश्न ही ढंग से नहीं पढ़ा। C और A का अंतर बताओ, तो C और A का अंतर क्या होता है, C में से A घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि C और माइनस A की स्थिति आ जाए। तो मैंने सोचा कि B प्लस C में से अगर A प्लस B को घटा दें तो क्या बचेगा, तो B प्लस C माइनस A माइनस B और B गया, C माइनस A बचा। तो इसका मतलब कि B प्लस C में से A प्लस B को घटाओगे तो क्या बच जाएगा, C माइनस A, है ना। तो B प्लस C क्या है, B प्लस C 7x है और A प्लस B 3x है। 7 में से 3 गया 4x, तो ये C माइनस A होगा। x की वैल्यू 12 है, 12 का 4 गुना, आंसर इज 48, 48 इसका आंसर है। बिल्कुल सही बात। आया समझ में। ये C की वैल्यू नहीं है, ये C प्लस A है, और आपको C माइनस A बताना है। हाँ सर, मैथ्स की आपकी बुक कौन सी ले, मेरी एक ही बुक है मैथ्स की। 8x माइनस 3x करोगे तो नहीं आ पाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस b आ जाएगा, जबकि हमें तो c और a का अंतर चाहिए ना, तो उससे नहीं आ पाएगा। देखो, आपने a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ा तो 3 7 8 18x आ गया। a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, 2 कॉमन निकला, 2 से उड़ाया 9x। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 108 दी हुई थी, 9 से कैंसिल करा, x की वैल्यू 12, है ना। अब मुझे c माइनस ए की स्थिति क्रिएट करनी है, c माइनस ए कहीं से भी लाना है। तो हमने क्या करा कि अगर b प्लस सी में से a प्लस बी को माइनस कर दें, देखो अगर ब्रैकेट में कभी माइनस लगा है तो दोनों माइनस ए और माइनस बी हो जाएंगे, प्लस का बी माइनस का बी गया, तो अंत में बचेगा सी माइनस ए। मतलब बी प्लस सी की वैल्यू में से, बी प्लस सी की वैल्यू 7x है, उसमें से ए प्लस बी की वैल्यू 3x है, इसको घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, सी माइनस ए मिल जाएगा। तो 7 में से 3 गया 4x, x की वैल्यू 12 है, 12 इंटू 4 48, ये जो आएगा वो सी माइनस ए आएगा। काफी समय हमने दे दिया इस सवाल को, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 23, एक बार इसको देखिए। ओके, अच्छा टाइम खैर काफी हो गया है। ये एक नया कंसेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो फिलहाल आज हम यहीं एंड करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, है ना, और उसके बाद फिर जो है आप जाइएगा। यहां तक अच्छे समझ में आया, क्योंकि अब आपकी लगनी है छुट्टी, तो छुट्टी में क्या होगा वो सुनते हुए चले जाओ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहला तो हर क्लास का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन वीडियो से करिए, वीडियो से नहीं करना है तो आप रिवीजन को पीडीएफ से करिए, पीडीएफ मिलती है उससे करिए, लेकिन हर क्वेश्चन को खुद से बना बना के देखना है, तब जाके वो आपके दिमाग के अंदर फिट होगा परमानेंट। केवल क्लास देखने से फिट नहीं होगा, क्लास देखने से तो आप तरीका सीखोगे, फिट होगा वो कब, जब आप उसको रिवाइज करोगे। एक बात। दूसरी बात, कल संडे है, इसके बाद फिर आपकी दीपावली आ गई है, तो आपकी कल यानी 23 से 27 तक सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी। आज तो सारी कक्षाएं लगेंगी, लेकिन 27 तक क्लासेस ऑफ रहेंगी, और 28 से सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी वापस से, है ना। दीपावली साल भर में एक त्योहार है जिसमें छुट्टियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन बाकी फिर विनर्स में छुट्टियां बहुत कम होती है। तो आपकी और हमारी मुलाकात 28 को होगी।
23 को हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 3 को पढ़ेंगे। अब तब तक क्या करना है, जो नए लोग हैं पुरानी क्लासेस देखिए, माय कोर्सेज में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, जाइए मैथ्स में जाइए, जो भी आपके विषय हैं उनको देखिए, कवर करिए, सारी बातें आपको जो है आराम से समझ में आने लगेगी। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। 4-5 दिन है आपके पास, छुट्टी भी मना सकते हो या 1 या 2 दिन त्योहार मनाओ, मना नहीं है त्योहार मनाने की, त्योहार मनाइए, लेकिन फिर वापस भी आ जाना जगह पे, है ना, क्योंकि अगर 4-5 दिन छुट्टियां मनाई सब बेकार हो जाएगा, जितना आपने सीखा है सब चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, एक त्योहार मनाइए, मजे लीजिए, आनंद उठाइए, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए, लेकिन 1 या 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 5-6 दिनों की छुट्टियां हैं, सब साफ हो जाएगा। एक तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है, विशेष रूप से। तो 28 से आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी और जितने भी नए लोग हैं माय कोर्सेज में आपको सारी चीजें देखने को सीखने को मिल जाएंगी। ओके, पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हम बस यही आपसे दुआ करते हैं, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि अगली जो दीपावली आपकी हो वो सरकारी नौकरी वाली दीपावली हो, है ना, क्योंकि इस बार दीपावली तो हम हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते रहेंगे, लेकिन इस दीपावली आपको ये कसम खानी है, ये प्रण लेना है कि अगली जो दीपावली होगी वो सरकारी नौकरी वाली होगी और उसके लिए मेहनत इस बार करेंगे। मैं कई बार पहले बोल चुका हूं और सबको मैं एक ही बात बोलता हूं कि बेरोजगारों का कोई त्योहार नहीं होता, उनका एक ही त्योहार है और वो है सरकारी नौकरी, वो है पक्की सरकारी जॉब। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन जॉब लग जाएगी, वही हमारी दीपावली, वही हमारा होली, वही रक्षाबंधन, वही दशहरा, वही सारे त्योहार। उसी दिन पूरे गांव में मिठाई बटेगी, ढोल बजेंगे, लड्डू बटेंगे, पटाखे फूटेंगे, होली खेली जाएगी, राखी बंधेगी, सब एक ही दिन होगा, है ना। तो हमारा एक ही त्योहार है और वो है जिस दिन हम कुछ बन जाएंगे, तब तक सारे त्योहारों में वो मिठास नहीं रहेगी, सब फीके ही रहेंगे, है ना। तो आपको ये कसम खानी है इस बार कि अगली दीपावली जो है वो खुद की सरकारी नौकरी वाली होनी चाहिए। अगली दीपावली पे जब आप अपने घर जाएं, अगली दीपावली पर जब आप कुछ सेलिब्रेट करें, तो अपनी कमाई से घर वालों को गिफ्ट दें, मिठाई लेकर जाएं। उसके लिए मेहनत अब करना पड़ेगी, इस बार करनी पड़ेगी, तब वो सरकारी नौकरी वाली दिवाली आएगी। तो मेहनत करने का समय अभी है, आगे उसका आपको फायदा उठाना है, आगे उसका बोलते ना कि आगे अभी जो फसल बोगे आगे उसको काटना है। तो अभी मेहनत करिए। हमारी ऊपर वाले से बस यही दुआ है कि जितने भी बच्चे लक्ष्य देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें जॉब मिले और अगले साल जो वो किसी ना किसी सरकारी विभाग में अपनी सेवा दे रहे हों। ठीक है, माता पिता का नाम रोशन करिए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलकने चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए और यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को, उनके सपनों को और उन्होंने जितने भी त्याग और बलिदान आपके लिए करे हैं उनको पूरा आप ही कर सकते हो, उसको बेकार नहीं जाने देना है, मेहनत आपको करनी है। इसलिए त्योहार आते जाते रहेंगे, आज तक आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, सब अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अपना करियर, अपना भविष्य ये बनाने का समय बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं। धनतेरस की आपको शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, अच्छे से मनाइए, जो बातें कही उनका ध्यान रखिए और दीपावली के बाद मिलते हैं और फिर से इस संघर्ष को, इस जंग को जारी करते हैं। बाकी मैं आपके साथ हमेशा हूं और हमेशा रहूंगा। आपका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है, मेरी भी है, लेकिन बोलते ना ताली दोनों हाथों से बजती है। केवल आपके मेहनत करने से या सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत दो तरफा होनी चाहिए, तब जो है बड़े से बड़ा लक्ष्य जो है हासिल किया जा सकता है। तो कोई साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ हमेशा हूं, बस मेरे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सपना देखना पड़ेगा, बड़ा सपना देखना पड़ेगा और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं दीपावली के बाद और सारी चीजें कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।